जय हिंद। आज हम फिर एक नए वीडियो को लेकर आप लोग के सामने आए हैं। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर पाचन तंत्र देखेंगे, जो कंपटीशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट माना जाता है। वो बायोलॉजी का चैप्टर देखेंगे तो पाचन तंत्र की कमेंट में देख रहे थे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बायोलॉजी का क्लास दीजिए, बायोलॉजी का क्लास दीजिए। तो हम वो जो मैप वाला क्लास चला रहे थे उसको रोककर हम फिर बायोलॉजी का क्लास लाए। चलिए आज देखेंगे हम इसमें पाचन तंत्र। सबसे पहले पाचन तंत्र किसे कहते हैं ये सबसे पहले समझना जरूरी होता है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो पाचन तंत्र में होता क्या है? तो मतलब वैसी सिस्टम, वैसी तंत्र जो पाचन क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। मतलब वैसे तंत्र जो पाचन क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। सबसे पहले पाचन तंत्र से पहले भी आपको देखा जाए तो पाचन किसे कहते हैं? पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन में क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। मतलब जो जटिल पदार्थ है, मतलब जो ठोस पदार्थ है, समझे, उसको सरल पदार्थ मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, बदलना, परिवर्तन करना, उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जैसे में सबसे पहले इसमें आते हैं, देखते हैं शुरू से लेकर। सबसे पहले यहाँ से चल रहे हैं, आपको लेकर पाचन में लेकर चल रहे हैं। तो पाचन किसे कहते हैं? पाचन में क्या होती है? तो जटिल पदार्थों को, कौन सी पदार्थ को? जटिल पदार्थ को। जटिल पदार्थ को किस में बदलना? सरल पदार्थों में बदलना, मतलब छोटे छोटे कणों में बदलना। ऐसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और उसके बाद आया पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो पाचन तंत्र मतलब वैसी तंत्र, वैसी अंग जो हमारे पाचन क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। मतलब वह अंग जो पाचन क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। देखते हैं पाचन क्रिया में कौन कौन सा अंग भाग लेती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो मुख गुहा, मुख गुहा भी पाचन क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। उसके बाद कौन? ग्रास नली भी लेती है। उसके बाद कौन? आमाशय लेती है। उसके बाद कौन? उसके बाद आता है किसमें? छोटी आंत। उसके बाद फिर बड़ी आंत, फिर लास्ट में क्या? गुद्दा। मतलब ये सभी ऐसा अंग है जो पाचन क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। साइड से भी कुछ अंग आता है जो यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। उसके बाद पित्ताशय, फिर उसके बाद साइड से आता है अग्नाशय। ये सभी में जो होती है भोजन का भोज पदार्थ इसमें जाता नहीं है, इसमें यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय में। लेकिन ये भी पाचन क्रिया में क्या करती है, सहयोग करती है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? मुख गुहा से। मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद कहाँ जाती है? गुद्दा में जाती है। तो इस तरह से पाचन क्रिया होती है, इतने अंगों से होकर जाती है। तो ये सभी अंग क्या हो गया? पाचन अंग हो गया, जो पाचन क्रिया में क्या ले रही है, भाग ले रही है। तो ये सभी अंग क्या हो गया? पाचन अंग हो गया। चलिए देखेंगे, यहाँ से फिर आपको लेकर आते हैं पाचन क्रिया में होती क्या है। तो पाचन क्रिया में जल, विटामिन, खनिज छोटे छोटे होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं होता है। मतलब कहने के मतलब पाचन क्रिया में जल का पाचन नहीं होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता है, खनिज का पाचन नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है क्योंकि ये अत्यंत छोटे छोटे कणों में होते हैं। तो उतने छोटे छोटे कणों को ये पाचन क्रिया कैसे करेगी? तो इसलिए इसका जल, विटामिन और खनिज क्या, उसका पाचन नहीं होता। उसका क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब उसको सोखने के काम होता है। ये हमें इसके चित्र के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर इसका अवशोषण होता है। चलिए उसके बाद किसका किसका पाचन हमारे पाचन अंग द्वारा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है और किसका? वसा का होता है। मतलब ये तीन चीजों का क्या होता है? पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद पाचन क्रिया में होती क्या है। तो पाचन क्रिया में फिजिको केमिकल प्रक्रिया है। पाचन कैसी प्रक्रिया है? फिजिको केमिकल प्रक्रिया है। फिजिको केमिकल प्रक्रिया मतलब क्या? मतलब फिजिकल और उसमें केमिकल दोनों का योगदान होता है। फिजिकल मतलब क्या? जैसे में हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो भोजन को क्या, जैसे फिजिकल मतलब कुछ कर उसको क्या करना, खाना। मतलब कुछना ही क्या कहलाता है? फिजिकल होता है। जैसे में हम भोजन किए तो भोजन को सबसे पहले हम क्या करते हैं,
उसको मुंह में क्या करते हैं, भरदम घुमाते हैं। तो घुमाने का मतलब ये क्या हो रही है, फिजिकल हो रही है। और उसके बाद जब भोजन अंदर जाता है तो उसमें ढेर सारे एंजाइम की सहायता से भोजन क्या होती है, पचती है। तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल कहते हैं। तो पाचन क्रिया में क्या होती है, फिजियो और क्या होता है, केमिकल होती है। मतलब कहने का मतलब है फिजिकल और केमिकल दोनों प्रक्रिया होती है। फिजिकल मतलब क्या, भोजन को चिबा कर खाना, मतलब वो फिजिकल है। और जो अंदर जाने के बाद जो भोजन विशेष एंजाइम की उपस्थिति में क्या होती है, पचती है, वो क्या हो गया, केमिकल हो गया। मतलब ये फिजिकल और केमिकल दोनों प्रक्रिया होती है। चलिए, भोजन हमको पाचन से क्या मिलता है, तो पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन से क्या करना, ऊर्जा का निर्माण करना। पाचन से क्या होता है, तो भोजन से क्या करना, ऊर्जा का निर्माण करना। चलिए, उसके बाद देखिए अब आते हैं क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहले चलेंगे तो यहाँ पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ से तो 2 भागों में। एक आहार नाल जो 32 फुट का टोटल होता है, उसके बाद दूसरा क्या है, पाचक ग्रंथि। आहार नाल को एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं और इसको डिजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पाचन तंत्र जो पाचन सिस्टम जो है 2 भागों में बढ़ता है। यहाँ से लेकर चलते हैं तो आहार नाल जो कितने फुट का, 32 फुट का होती है। उसके बाद पाचक ग्रंथि। चलिए अब यहाँ से देखते हैं आहार नाल। मतलब आहार नाल का मतलब क्या, पूरा यहां से लेकर मुख से लेकर, समझे, मुख से लेकर गुद्दा तक क्या कहलाता है, पूरा आहार नाल कहलाता है। मतलब वैसी नली जिसमें भोजन क्या होती है, पूरा शरीर में जब तक रहती है तो उसमें भोजन क्या करने के काम करती है, घूमने के काम करती है। जब तक वो शरीर में रहता है तो जिस नली में वो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। जैसे में देखते हैं आहार नाल कौन कौन हुआ, मुख, सबसे पहले मुख से शुरू होती है। भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से होती है। मुख के बाद क्या, ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन पचता नहीं है, सिर्फ उसमें कर्माकुंचन के द्वारा भोजन नीचे की ओर क्या होती है, उतरती है। चलिए, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में जाने के बाद भोजन 4 घंटों तक क्या होती है, इसमें रुकती है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद फिर कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। अब बड़ी आंत के बाद लास्ट में क्या, गुद्दा, मल के रूप में कहाँ जमा हो जाती है, गुद्दा में जमा हो जाती है। तो इस तरह से जब तक शरीर में भोजन रहती है और जिस अंग में भोजन रहता है तो वो क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। जैसे में सबसे पहले मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और कौन, गुद्दा। उसके बाद देखते हैं, इधर से देखते हैं तो पाचक ग्रंथि में जो पाचक का एंजाइम देने का काम करता है, उत्सर्जित करने का काम करता है। चलिए देखते हैं यहां से सबसे पहले पाचक ग्रंथि में देखते हैं तो पाचक ग्रंथि में क्या, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ होता है, तो मुख में होती है। फिर उसके बाद कौन सा ग्रंथि, जठर ग्रंथि जो अमाशय में होती है। उसके बाद लीवर और पित्ताशय। लीवर और पित्ताशय, लीवर और पित्ताशय भी एक ग्रंथि है जो उधर से क्या, पित्त रस स्रावित करने का काम करती है। चलिए उसके बाद चलते हैं तो अग्नाशय। अग्नाशय भी हमारे भोजन को पाचक एंजाइम देता है। उसके बाद आत्र ग्रंथि जो आंत से निकलती है। किससे निकलती है, आंत से निकलती है। तो ये सभी जो होता है भोजन को पचाने में क्या करती है, सहयोग करती है। तो इस क्रिया के द्वारा भोजन पूर्ण रूप से क्या होती है, पाचन होती है। सबसे पहले इसमें चलेंगे तो देखिए, हाँ, मुख गुहा किसे कहते हैं, तो मुख गुहा, मुख और गुहा मतलब क्या होता है, जहां पर खाली स्थान होती है। गुहा मतलब क्या, खाली स्थान। जैसे में यहां पर देखते हैं तो ये क्या है, खाली स्थान है। तो इसलिए ये मुख और एक खाली स्थान को क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, गुहा, मुख गुहा हो गया। उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं तो ग्रास नली। ग्रास, मुख गुहा में जो भोजन क्या होती है, पाचन होती है। तो मुख गुहा के बाद जो पूरा यहाँ पर तो जो होती है, मुख गुहा में जो होती है भोजन पूर्ण रूप से, तो वहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद इस नली में जाती है, ग्रास नली में जाती है। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होती है क्योंकि ये मांसल होती है और धीरे धीरे इसमें कर्माकुंचन के द्वारा भोजन कहाँ उतरती है, अमाशय में उतरती है। अमाशय में जाने के बाद फिर अमाशय में लगभग 4 घंटों तक क्या होती है, भोजन रुकती है। यहाँ पर क्यों रुकती है ये आगे चलकर हम इसको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं तो आहार नाल की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी होती है, 32 फुट होती है। कितनी होती है, 32 फुट होती है। मतलब यहाँ से लेकर, मुख से लेकर यहाँ तक, गुद्दा तक, मुख से लेकर गुद्दा तक टोटल लंबाई इसकी कितनी होती है, 32 फुट होती है। अब आदमी ज़्यादा तो 7 फीट तक होता है और इसके आहार नाल की लंबाई क्या होती है, 32 फुट होती है। तो ये और लंबाई कहाँ गया, तो ये लंबाई इसलिए इतना लंबा होती है क्योंकि ये कुंडलित रूप में होती है। कुंडलित रूप में मतलब क्या होता है, घुमावदार होती है, घूम कर रहता है। जिस तरह से स्प्रिंग होती है ना, उस तरह से ये घूम कर रहता है। तो इस तरह से ये टोटल इसकी लंबाई कितनी होती है, 32 फुट, लगभग 9 मीटर के आसपास होती है। कितना मीटर, 9 मीटर के आसपास होती है। तो इस तरह से ये हमारी बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन भी निकलता है
है कि भोजन पाचन क्रिया में किसका पाचन होती है, किसका अवशोषण होती है। तो सबसे पहले किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। और उसके बाद किसका पाचन नहीं होता, जल का, विटामिन का, खनिज का, छोटे छोटे खनिज का, ये सभी का पाचन नहीं होता है। पाचन एक कैसी क्रिया है, तो फिजिकल और केमिकल प्रक्रिया है। इससे हमको क्या मिलती है, पाचन क्रिया के दौरान भोजन से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा का निर्माण होती है। यहाँ से और क्वेश्चन क्या निकालेगा, कि भोजन पचने का शुरुआत, भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से होती है। क्या ग्रास नली में भोजन पचता है, तो नहीं पचता है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे अमाशय, अमाशय में भोजन पचने का काम होता है, क्योंकि यहाँ भोजन कितने घंटे तक, 4 घंटे तक रुकने का काम करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाएगा कि अमाशय में भोजन कितने घंटों तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन उठाने के काम करेगा यहाँ से। और उसके बाद फिर देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम अगले, चलिए अब हम इसमें देखते हैं, मुख गुहा से चलते हैं लेकर इसमें। उसके बाद फिर हम ग्रास नली के बाद फिर अमाशय, अमाशय के बाद छोटी याद के बाद हम बड़ी याद को लेकर चलेंगे, और लास्ट में हम गुद्दा तक क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो चलिए माउथ में देखते हैं, मुख गुहा में देखते हैं। तो मुख गुहा में क्या होती है, तो सबसे पहले देखते हैं मुख गुहा में जो होती है 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। मुख गुहा में क्या होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कौन कौन सी लार ग्रंथि है, पैरोटिड होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट उठाएगा आपका कि मुख में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड है। वही जो सांप में क्या करता है, जहर का काम करता है। मतलब पैरोटिड ग्रंथि ही सांप में किसका काम करता है, जहर का काम करता है। जब मुख में जो होती है पैरोटिड ग्रंथि, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए उसके बाद आते हैं सबली गुअल, कौन सी ग्रंथि, सबली गुअल ग्रंथि होती है। उसके बाद आते हैं तो सब मेडुबुलर होती है, कौन सी ग्रंथि, सब मेडुबुलर ग्रंथि। सबका अलग अलग इसमें काम होती है मुख में। चलिए हम लार जो होती है, लार ग्रंथि जो होती है, उससे प्रतिदिन हमारे मुख से 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन क्या होती है, मतलब निकलते रहती है प्रतिदिन। अगर देखा जाए उसको नापकर अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 लीटर तक प्रतिदिन क्या निकलती है, लार निकलती है, लार ग्रंथि के द्वारा निकलती है। चलिए जैसे में देखिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम लार ग्रंथि से, लाइसोजाइम एंजाइम। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि लाइसो एंजाइम ग्रंथि कहाँ से स्रावित होती है, तो लार ग्रंथि से स्रावित होती है। लाइसोजाइम लाइसोजाइम एंजाइम, इसका काम क्या होता है हमारे मुख में, तो जीवाणुनाशी होता है। ये क्या करता है, जीवाणुनाशी, मतलब जितने भी कीटाणु होता है उसको क्या करने का काम करता है, लाइसोजाइम नष्ट करने का काम करता है, मतलब उसको खत्म करने का काम करता है। कौन, लाइसोजाइम एंजाइम जो हमारे मुख में होती है। देखते हैं कभी कभी क्या होता है, जैसे में हम भोजन करते हैं तो कभी अच्छा से हाथ भी नहीं धोते हैं और उस भोजन को क्या कर लेते हैं, तो उसमें हाथ में बहुत सारा जो ऐसा जीवाणु जो होता है जो हमारे मुख के माध्यम से क्या आंत तक पहुंचती है, तो उसको सबसे पहले उस जीवाणु को नष्ट करने के काम कौन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम होती है। जैसे में उदाहरण में देखिए, भगवान भी जो है जो अच्छे सोच समझ के ही बनाए हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसमें देखते हैं कि लार की मात्रा क्या होती है, अधिक बनती है। क्यों बनती है अधिक, क्योंकि छोटे बच्चे को इतना भी ज्ञान नहीं होता है कि हम कौन सा भोजन में जीवाणु है, कौन सा में विषाणु है, कौन सा में कीटाणु है, ये उसको पता नहीं चलता है। तो इसलिए देखते हैं बच्चे को कुछ भी अगर मिलता है उसको तो तुरंत में उसको मुंह में लेने के क्या करता है, काम करता है। तो उसके लिए जितना हमारे मुख में लार ग्रंथि का निर्माण होगा, मतलब कहने का मतलब लार का निर्माण होगा, उतना ये क्या लाइसोजाइम एंजाइम बनेगी। जितना लाइसोजाइम एंजाइम बनेगी उतना जीवाणु और कीटाणु का क्या होगा, नाश होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं, तो हमारे मुख में और क्या, टाइलिन एंजाइम। कौन सी एंजाइम, टाइलिन। और दूसरा क्या है उसके बाद, डाइस्टेज है। ये दोनों का काम क्या होता है, तो स्टार्च का पाचन करता है। किसका, स्टार्च मतलब क्या, मंड। और उसको हम अगर ठेठ हिंदी में बोला जाए तो क्या कहते हैं, उसको हम चोकर बोलते हैं। जैसे में गेहूं के जो ऊपरी जो परत होती है उसको अगर क्या कहते हैं, पीसा जाता है, तो उसके ऊपरी परत जो पिसाता है तो उसको क्या किसके रूप में बदल जाता है, चोकर के रूप में बदल जाता है। और उसके नीचे जो होती है, निचला भाग जो होता है, उसे कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। क्या कहते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो वो चोकर का पाचन कौन करता है, टाइलिन एंजाइम और कौन, डाइजेस्टेज एंजाइम करता है। चोकर का पाचन कौन करता है, टाइलिन और डाइजेस्टेज एंजाइम करता है। क्योंकि
भोजन में अगर चोकर नहीं रहेगा तो वो पचने में क्या होगी, बहुत मुश्किल होगी। ऐसा ही अगर बता दिया जाए कि अगर भोजन जो आटा होती है, आटा से पूरे चोकर को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए तो मैदा बन जाएगा। अगर मैदा का अगर 5 रोटी या 6 रोटी अगर दे दिया जाए और अगर खा लेते हैं तो उसको पचने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो भोजन के साथ चोकर का भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए चोकर का पाचन कौन करता है, टाइलिन और डाइजेस्टेज एंजाइम करती है। चलिए उसके बाद देखते हैं म्यूकस। हमारे मुख में क्या होती है, म्यूकस एंजाइम होती है। म्यूकस का काम क्या होता है, तो भोजन को क्या बनाता है, चिपचिपा बनाता है। बहुत बड़ी काम इसका होती है हमारे मुख में। म्यूकस का काम क्या होता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। अगर भोजन इसकी अगर मात्रा हमारे मुख में अगर कम जाती है तो भोजन नीचे उतरने में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि चिपचिपा बनने से, जैसे भोजन को देखते हैं, जब खाते हैं सब हम लोग, तो देखते हैं तुरंत जाने के बाद क्या होता है, उसको अगर हाथ पर निकालते हैं बाहर तो वो चिपचिपा टाइप का बन जाता है। चिपचिपा टाइप का बन जाता है, इसीलिए चिपचिपा बनना जरूरी है। क्योंकि इसके बाद किस में जाएगा भोजन, ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली में, और ग्रास नली में कर्मा कुंचन होती है, उसको उतरने में क्या होगा, आसानी होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति कि जल्दी जल्दी भोजन को क्या करता है, खाने का प्रयास करता है, जिसके कारण पूरा उसके भोजन में लार का मात्रा मिलता नहीं है, जिससे भोजन में ये म्यूकस मात्रा नहीं मिलती है, जिससे वो भोजन चिकना मतलब चिपचिपा बनता नहीं है, जिसके कारण उसको उतरने में क्या होती है, परेशानी होती है। जिससे हमको फिर पानी का सहयोग लेना पड़ता है, या फिर उसको पूरी तरह से मतलब जोड़ लगाकर उसको नीचे की ओर क्या मतलब क्या कहते हैं, उतारना पड़ता है। तो इस तरह से होती है, इसका काम होता है। तो ये सभी चीज यहाँ सिर्फ मुख में होती है। कहाँ से, मुख में। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं वहां से। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, तो मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि, तो 3 जोड़ी होती है। यहाँ से पैरोटिड, हाँ जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, उसके बाद सबलिग्यूअल, उसके बाद क्या है, सब मोडिबुलर है। उसके बाद चलते हैं तो इसमें कितने लार, कितने प्रतिदिन कितना लीटर निर्माण होता है, तो 1 से 1.5 लीटर निर्माण होता है। उसमें कौन कौन सी एंजाइम होती है लार में, तो लाइसोजाइम एंजाइम होती है, जो जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है, कीटाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। और बहुत अहम भूमिका इसकी होती है। भोजन को चिकना बनाता है, जीवाणु को नाश करता है, चोकर को पचाने के काम करता है। ये सभी काम कहाँ हो जाती है, हमारे मुख में हो जाती है। चलिए उसके बाद टाइलिन और डाइजेस्टेज, टाइलिन और डाइजेस्टेज, इसका बहुत बड़ा काम होता है, जो स्टार्च मतलब मंड या चोकर का पाचन करने का काम करता है। क्वेश्चन पूछेगा टाइलिन एंजाइम कहाँ स्रावित होती है, तो लार ग्रंथि से स्रावित होती है। उसके बाद म्यूकस जो होता है भोजन को क्या बनाता है, चिपचिपा बनाता है। उसके बाद आते हैं, अब यहाँ मुख का काम इतना हो गया, ये पूरा काम मुख में हो गया। मुख के बाद फिर क्या भोजन आती है, ग्रास नली में। क्या आती है, ग्रास नली में। यहाँ पर जो नली होती है, यहाँ पर एक ग्रास नली जो होती है, आगे जो होती है श्वसन नली होती है, उसके पीछे क्या होती है, ग्रास नली होती है। तो आगे वाला ये जो हार्ड वाला जो दिख रहा है एरिया, ये वाला दिख रहा है, ये श्वसन नली है। इसके पीछे जो होता है वो ग्रास नली होती है। और एक मांसल होती है, और इसमें भोजन का पाचन होता नहीं है। सिर्फ इसमें जो होती है, भोजन क्या होने का काम करता है, उतरने के काम करता है। देखिए यहाँ से हम बता रहे हैं, यहाँ देखिए लिखे हैं ग्रास नली। ग्रास नली, इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। आहार नल का यह ऐसा भाग है जिसमें पाचन नहीं होता है। एक और भाग आगे मिलेगा जिसमें भी पाचन नहीं होगा। इसमें आते हैं तो इसकी टोटल लंबाई कितनी सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछेगा, ग्रास नली की टोटल लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें भोजन को ढकेलने के लिए इसमें कर्मा कुंचन होता है। भोजन को धीरे धीरे क्या करता है, ढकेलता है। मतलब क्या करना, ढकेलता है मतलब वो धीरे धीरे, कर्मा कुंचन मतलब होता है धीरे धीरे क्या करना, नीचे की ओर उतरना। अगर कर्मा कुंचन अगर इसमें नहीं होता है ग्रास नली में, तो इसमें कर्मा कुंचन नहीं अगर होता तो डायरेक्ट भोजन यहाँ से मुख से अगर यहाँ आता, डायरेक्ट किस में गिरता, अमाशय में गिरता। तो अमाशय में गिरने से क्या इस पर दबाव पड़ता, तो इसलिए इसमें कर्मा कुंचन के द्वारा मतलब धीरे धीरे, कर्मा कुंचन के मतलब होता है भोजन क्या करना, धीरे धीरे क्या करना, नीचे की ओर उतरना। तो एक कर्मा कुंचन होता है। एक कर्मा कुंचन किस में होती है, ग्रास नली में होती है। उसके बाद कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। किस में जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में जाने के बाद, अमाशय वाला जो होता है, अमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत के बाद गुद्दा। ये सभी को हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम बता देते हैं। अमाशय में जाने के बाद भोजन जो होती है 4 घंटों तक रुकती है। अमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने में अहम भूमिका यहाँ पर निभाती है। देखिए जितना भोजन अगर हम खाते हैं,
जितना अधिक खाइएगा उतना अधिक यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, इसमें निर्माण होती है। उसके बाद जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम भोजन ज़्यादा करके क्या करते हैं, ज़्यादा अगर खा लेते हैं तो ज़्यादा जब खा लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है, जब ज़्यादा खाने के बाद कि वो जिसको हम बोलते हैं धुएंधे ढकार आना, मतलब कहने के मतलब होता है जो ढकार आती है, जब जहरीला ढकार आती है तो इसका कारण ही होता है। क्या होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, जब हम ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं पूरा एकदम, जिसको कहते हैं एकदम ठूस ठूस के कर लेते हैं, तो इसमें जैसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर अमाशय में भोजन जाता है तो जैसा ही देखता है अमाशय क्या देखता है इसमें कि जैसी भोजन की अधिक मात्रा आई तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करना क्या कर देता है, तेजी से कर देता है। इतना तेजी कर देता है क्योंकि उसका काम ही है कि भोजन को पचाना, इतना तेजी कर देता है जिसकी कुछ मात्रा ढकार के साथ क्या होती है, हमारे मुख और नाक से क्या होती है, बाहर होती है धुएं की तरह। उसी को हम क्या कहते हैं, धुएंधे ढकार बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब वो जहरीला पूरा होता है, मतलब अम्लीय पूरा होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब छोटे बच्चे जब दूध पीता है तो जब दूध पीता है तो देखते हैं दूध पीने के बाद कुछ समय के बाद तुरंत वो क्या करता है, उल्टी कर देता है। तो उल्टी करने के बाद देखते हैं कि इधर से दूध गया लेकिन उधर से क्या बन के निकल जाता है, तुरंत दही के टाइप बन के निकल जाता है। तो इसका मतलब यही है कि वो है अमाशय से वापस चला है। अमाशय में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अम्ल में दूध जब अम्ल के साथ मिलेगा तो कन्फर्म है वो दही की मात्रा में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा, जो वापस फिर चलाता है। तो इस तरह से होती है। फिर इसमें एक रुज्जी होती है आगे चलकर, एक कटीला की तरह होती है। इसमें होती है रुज्जी जो भोजन को क्या करने का काम करता है, रोकने के काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम फास्टिंग में रहते हैं या फिर लेट से खाना भोजन करते हैं या लेट तक समय के अनुसार नहीं करते हैं तो पेट क्या होती है, पेट में दर्द देना शुरू कर देता है। तो इसका रीजन यही होता है, जब भोजन की मात्रा नहीं रहती है पेट में अमाशय में तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से रुज्जी क्या हो जाती है, खड़ा हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या हमको चुभन देना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अमाशय को ही हम अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं, पेट कहते हैं। अमाशय को हम क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। लेकिन देहाती भाषा में अगर कहा जाए तो इस पूरे एरिया को जो होती है, बाहर वाला ही एरिया को हम क्या कहते हैं, पेट कहा जाता है। लेकिन नहीं, अमाशय को पेट कहा जाता है। ये जो बाहर वाला जो एरिया होती है, जो बाहर हम लोग होता है, उसे क्या कहते हैं, उदर बोलते हैं। क्या कहते हैं, उदर बोलते हैं। जैसे में गणेश जी को अगर बोला जाए तो गणेश जी को हम क्या बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं। मतलब जो बाहर वाला एरिया है उसे उदर भाग, और इसी को क्या कहा जाता है, पेट कहा जाता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर पकवासे होती है, इसका भी कोई काम नहीं। फिर इसके बाद भोजन क्या जाती है, छोटी आंत में जाती है, जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, लगभग 18 फुट के आसपास होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग ही है, समझे। यहाँ इसमें जाती है जिसमें भोजन पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, पच जाती है। इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। ये भी 3 भागों में बटा हुआ है, 1, 2 और 3 भाग होती है। तो इसको भी अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पूर्ण रूप से भोजन का क्या हो जाती है, पाचन हो जाती है। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है, इसके बाद भोजन कहाँ जाता है, तो ये बड़ी आंत में जाती है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि उसमें किसका अवशोषण होता है, अभी आप लोग के बताए थे इसमें कि इसमें अवशोषण जो होगा जल का अवशोषण होती है। किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। किसमें, बड़ी आंत में होती है। और इसमें नाम उल्टा है और काम इसका देखिए क्या, देखिए छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत क्या होती है, छोटी होती है। छोटी आंत बड़ी और बड़ी आंत क्या होती है, छोटी आंत। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन किसमें, छोटी आंत में। और अब जो जल का अवशोषण किसमें होती है, तो बड़ी आंत में होती है। उसके बाद जो होती है भोजन जो होता है, जो मल के रूप में कहाँ जमा हो जाती है, गुद्दा में जमा हो जाती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ 25 सेंटीमीटर इसकी बताए थे ग्रास नली की लंबाई। और जब भोजन पूर्ण मुख में, जब ग्रास नली मुख में पाचन होने के बाद ग्रास नली से भोजन अमाशय में उतरती है तो उस भोजन को हम क्या कहते हैं, वो जो भोजन की मात्रा होती है उसको बोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्स बोलते हैं। उसके बाद फिर जब यहाँ से पाचन हो जाती है तो इसमें जो बढ़ता है तो उसकी भोजन की मात्रा को हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो इस तरह से अगले वीडियो में ये सभी चीजों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स यही सब में अपेंडिक्स में उपस्थित होता है, समझे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका ये एक अवशेषीय अंग माना जाता है, इसका हमारे शरीर में कोई काम होता नहीं है। लेकिन कभी कभी अगर भोजन का अंश इस अपेंडिक्स में अगर चला जाता है तो ये यही क्या होता है, दर्द देना शुरू कर देता है, जिसको फिर ऑपरेशन करके क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ये इसका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि यह क्या है, अवशेषीय अंग है। इसके बाद ये पूछता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो अपेंडिक्स किससे लगा रहता है, तो बड़ी आंत से ही लगा रहता है अपेंडिक्स। उसके बाद जो होती है, जो लास्ट में मल के रूप में जमा हो जाती है, कहाँ जाकर, गुद्दा में जमा हो जाती है। तो ये सभी चीज़ों को हम अगले वीडियो में लाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में पार लगने की चीज़ नहीं है। इसको फिर अमाशय को हम अलग चित्र बना के देखेंगे।
उसके बाद फिर छोटी आंत को हम अलग चित्र बना के देखेंगे, उसका काम क्या होता है, क्या कौन कौन से एंजाइम निकलती है। यकृत को देखेंगे, यकृत से कौन कौन से एंजाइम निकलती है। अग्नाशय को देखेंगे, उससे कौन कौन से एंजाइम निकलती है। और फिर छोटी आंत को, बड़ी आंत को, इस तरह से हम सभी का एक एक चित्र करके बनाने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इस तरह से अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और आप लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मेरे वीडियो को जितना से जितना अगर देखते हैं तो उसको शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और जो भी आपको अगर इसमें गलत या सही जो भी बुझाता है तो उसको आप कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिए और लिखिए, उसको हम सही करने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और आप जिस तरह से हौसला बढ़ा रहे हैं उस तरह से हौसला बढ़ाते रहिए, और अलग अलग तरीके से समझाने का हम क्या करेंगे, अलग अलग विषयों को हम लाने की कोशिश करेंगे, और सभी विषय लाएंगे। वो हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी तो पढ़ा ही रहे हैं, उस वर्ल्ड का मानचित्र हो या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, सभी चीज़ों को हम लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर अगले वीडियो में जो अगले दिन जो वीडियो आएगा इसी से जुड़ा हुआ वीडियो आएगा। फिर क्योंकि इसमें बहुत सारे कमेंट बच्चे कर रहे थे कि आप बायोलॉजी का कुछ चैप्टर को लाइए, कुछ पॉइंट को लाइए, तो इसलिए इस चैप्टर को लाए हैं। और अगले वीडियो में फिर इस पर हम चलेंगे, अमाशय से लेके चलेंगे, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर उसके बाद गुद्दा, लास्ट में करेंगे यकृत, अग्नाशय, सभी चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।